लॉग इन करा मुंबईतक.in वर। बहुत डेंजर है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं कि हम किसी भी जगह पर 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुके। बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं भारतीय लोगों के साथ। अफगाणिस्तानमधली परिस्थिती आता हळूहळू सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर यायला लागली आहे. तालिबान जवळपास 10 शहरांवरती तालिबानने आपला वर्चस्व प्रस्थापित केलेलं आहे. अनेक एअरपोर्ट त्यांच्या ताब्यात गेलेले आहेत आणि काबूल म्हणजे राजधानीच्या शहरापासून अवघ्या 145 किलोमीटरवरती तालिबानच्या फोर्सेस पोहोचलेल्या आहेत. नक्की अफगाणिस्तानमध्ये काय परिस्थिती आहे? कारण भारत सरकारने काबूलमध्ये असलेल्या भारतीयांसाठी एक ॲडवायझरी आत्ताच काढली आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं आहे की जी फ्लाईट अवेलेबल असेल त्यांनी तुम्ही ताबडतोब भारतात परत या. त्या ठिकाणी काही प्रोजेक्ट्स भारत सरकारतर्फे चालू होती. एक धरण बांधण्याचं काम चालू होतं. तिकडच्या काही इंजिनियर्सना तिकडनं रेस्क्यू करण्यात आलं. तिकडच्या एम्बसीमधल्या लोकांना परत बोलवण्यात आलं आहे. कंधारमधल्या एम्बसीमधल्या लोकांना परत बोलवण्यात आलं आहे. आणि हे सगळं चालू असताना आजतकचे प्रतिनिधी अशरफ वाणी, ज्यांना तुम्ही श्रीनगरमध्ये बघितलं असेल अनेकदा, ते अफगाणिस्तानमध्ये होते आणि कंधारवर तालिबानांचा कब्जा व्हायच्या काही दिवस आधीच अशरफ वाणी परत भारतात परतले. पण त्यांनी जी काही लढाई चालली आहे ती फार जवळून बघितली. त्यामुळे आज आपण अशरफ वाणी यांच्याशी याबद्दल चर्चा करणार आहोत. अशरफ, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि अभी वहाँ पर क्या स्थिति है? जो वहाँ पर नज़र आ रहा है उससे तो ये पता चल रहा है कि अफगानिस्तान एक के बाद एक तालिबान के हाथ में जा रहा है. 10 शहर अब तक तालिबान का कब्जा हो चुका है, 10 शहरों पर. अब आगे क्या क्या पूरा देश तालिबान पूरी तरीके से कब्जे में ले लेगा, ये अब बात साफ मानकर चले हम? बिल्कुल साहिल, साफ मानकर चले। पहले मैं आपको बताऊं, आपने जिक्र किया शुरू में कि मेरे सहयोगी अशरफ वानी अफगानिस्तान में थे। बल्कि अगर दुनिया का कोई पत्रकार था सिर्फ हम ही थे, मैं और मेरा कैमरामैन तारिक लोन जो श्रीनगर में ही है। हम दो ही लोग आज से पहले 20 दिन जो है अफगानिस्तान में थे। बाकी जब दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई थी कंधार में ही, कंधार के पास, उसके बाद सभी वहाँ के नेशनल जो चैनल्स हैं या फिर जो अंतरराष्ट्रीय चैनल है, चाहे रॉयटर्स हो, एपी हो, उन्होंने अपने स्टाफ को पूरी तरह से कह दिया था कि आप लोग ऑफिसों से बाहर मत निकलो और कोई चीज कवर मत करो। जब हम कंधार में थे, हमने आज तक पे ही रिपोर्टिंग में कहा था कि कंधार कितना महत्वपूर्ण है तालिबान के लिए। आपको याद होगा, कंधार से ही मुल्ला उमर, जो कि तब तालिबान के अमीर थे, वो कंधार से ही सरकार चला रहे थे। हमने देखा वहां पर अफगानिस्तान में कि जब हम वहां पर कंधार में मौजूद थे तो पूरी घेराबंदी चल रही थी तालिबान की तरफ से। वो आज तक पे हमने दर्शकों को दिखाया, इंडिया टुडे पे भी दिखाया, किस तरह से तालिबान का पहला फोकस कंधार था। क्योंकि कंधार तालिबान का मानना था, उनकी रणनीति थी, अगर कंधार उनके हाथ में आएगा तो अफगानिस्तान उनके हाथ से दूर नहीं है। और वही हुआ। बीती रात हमने देखा, मेरे पास भी तस्वीरें आई कि कंधार पर भी जो है, जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है अफगानिस्तान का, उस पर भी तालिबान का कब्जा है। और कल रात को मेरी जो खबरें वहां से आई अफगानिस्तान के कंधार से, क्योंकि कुछ दोस्त है वहां पर, उनका कहना था कि रात भर जो है अफगान फौज और अफगान पुलिस जो है वो शहर छोड़कर भाग रहे थे। हजारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट पर जमा हो गए थे ताकि वो वहां से निकल पाए। कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आश्वासन दिया जा रहा है कि कुछ जहाज उड़ाए जाएंगे जहां से उनको कंधार से निकाला जाएगा। क्या कंधार में आपको इस तरीके से कुछ बातें दिखाई दी? क्योंकि हमने कई सारे आपके इंटरव्यूज देखे जो अफगान फोर्सेस के साथ आप बात कर रहे हैं। क्या जनता का समर्थन अफगान फोर्सेस के पास था? और अगर जनता का समर्थन अफगान फोर्सेस के पास था तो इतना रिट्रीट क्यों हो रहा है अफगान फोर्सेस का? साहिल, बहुत दिलचस्प आपने सवाल पूछा। दरअसल अगर हम अफगानिस्तान के इतिहास को देखें तो वहां पर जो सरकार बनती है उसी की तरफ मजबूरी कहें या फिर लाचारी कहें, वहां की जनता का मुंह भी मोड़ जाता है। जब तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा रहे थे तो वो उनके पास दो रणनीतियां थी। एक रणनीति की, पहले कोशिश करो कि जो अफगानिस्तान की फौज है या फिर पुलिस का जो अमला है जो अफगानी ही है, और तालिबान में भी जो लोग हैं वो अफगानी ही हैं, वो आपस में ये समझौता कर रहे थे कि हम आपके शहर में आ रहे हैं, आप सरेंडर कर लो हमारे साथ या हमारे साथ जुड़ जाओ। तो वो रणनीति जो है तालिबान की काफी यहाँ अफगानिस्तान में कब्जा करने को लेकर काम आई। और जब उन्होंने वो बाहरी के इलाके जो रूरल एरियाज है अफगानिस्तान के ऊपर मई से कब्जा जमाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे एक पुलिस पोस्ट पे जाना, वहां पर लोगों को दो ऑफर देना, या तो लड़ो या फिर सरेंडर करो। बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि वो अपनी जान बचाएं, वो सरेंडर कर रहे थे। और तालिबान की ताकत जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। और कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी, जो असला या जो वेपन
अफगान पुलिस या अफगान सेना के पास था, वो सीधे ही जो है आदमियों के साथ तालिबान के हाथ में चला जा रहा था। और इससे जो है धीरे-धीरे जो है तालिबान की ताकत अफगानिस्तान के अलग-अलग प्रांतों में बढ़ी और अब उस मुकाम तक अफगानिस्तान पहुंच गया है, जहां पर तालिबान अधिकतर भूमि पर और अधिकतर शहरों पर कब्जा किए हुए हैं। नहीं, यहीं पर सवाल आता है कि क्या अफगान फोर्सेस जो अमेरिकन जो वहां पर आर्मी थी उन्होंने उनको ट्रेन किया था, जो इक्विपमेंट्स थे उसमें से कुछ इक्विपमेंट्स भारत ने भी उनको दिए थे, हेलीकॉप्टर की का वीडियो में देख रहा था कि अब वो भी तालिबान के कब्जे में चला गया है। ऐसा क्या कारण है कि अफगान फोर्सेस पूरी तरीके से इक्विप्ड होने के बावजूद उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने उनको तैयार करने के बावजूद, ट्रेन करने के बावजूद तालिबान के सामने वो हथियार क्यों डाल रहे हैं? क्यों नहीं वो उनके साथ लड़ना चाहते? क्या आपको ऐसा लगा कि अफगान फोर्सेस उनके साथ लड़ना ही नहीं चाहती, सीधे सरेंडर करके उनके साथ मिल जा रही है? बिल्कुल, दरअसल साहिल, अगर अफगानिस्तान के इतिहास को देखें, वहां पर जो है इस तरह के हालात पिछले 50 साल से हैं। अमेरिका ने जो है वो अफगान की सेना भी समझती है, अफगानिस्तान की सरकार भी अब समझ रही है कि किस तरह से अमेरिका ने उनको दलदल में डालकर यहाँ से भाग गया। आपको मैं दिलचस्प वाक्य बताऊं, मैं अफगानिस्तान में ही था। बगराम एयरबेस जो है वो ऑपरेशन सेंटर था यूएस और नेटो फोर्सेस का। उन्होंने अफगान फौज से कहा था कि हम उसको जुलाई के महीने में छोड़ देंगे, लेकिन एक की रात को बिना किसी को बताए, जो हमने रिपोर्ट भी किया, बिना किसी को बताए उन्होंने वहां से जो है अपनी फौज निकाली और अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, बाकी सब कुछ जो वाहन, टैंक के, हेलीकॉप्टर छोटे छोटे जो भी था वो वहीं पर छोड़ के वो वहां से चले गए, बिना कानून के खबर अफगान फौज को। तो अफगानिस्तान फौज को 4 घंटे के बाद तब पता चला जब उसमें लूटपाट चल रही थी उस बेस पे, जो कई किलोमीटर तक फैली हुई। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अफगान फोर्सेस जो है वो डिमोरलाइज हो गई। उनको लग रहा था कि अमेरिका ने हमें इस तरह राह पे छोड़ दिया, अब हमें मरने के लिए छोड़ दिया, भाग गए अपने। तो ये कहीं ना कहीं जो है मोराल को डाउन करने के लिए अफगान सेना और अफगानी सरकार के लिए काफी था, और इसका फायदा तालिबान ने बखूबी उठाया और उसी का फायदा लेते हुए वो इस तेजी से अफगानिस्तान में आगे बढ़ रहे हैं। और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद कुछ ही दिनों की बात है जब पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में। आपने लोगों से वहां पर बात की होगी और आपके कुछ वीडियोस में मैंने देखा कि लोग कंधार एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, कई लोग अफगानिस्तान से बाहर निकल कर जा रहे थे। मैं समझता हूं कि ये वो लोग होंगे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं अपना देश छोड़ के दूसरे देश पे जाके रुकना, या उनके पास पैसे होंगे वो कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो बाकी आबादी है वो तो ये नहीं कर पाएंगे। क्या उनसे आपकी बात हुई? क्या उनका कहना था? क्या उनको तालिबान की हुकूमत और बाकी जो अब फिलहाल जो सरकार वहां पर चल रही है वो हुकूमत, उसमें कुछ फर्क समझ में आता है या उनके लिए दोनों हुकूमत एक जैसी है? क्या लगता है उनको? आम लोगों के लिए दोनों हुकूमतें एक जैसी है। जिसके लिए पेट का सवाल हो, सुबह निकले अपना काम करे, उसको कोई मतलब नहीं शासन कौन चला रहा है। अधिकतर अफगानियों की वही कहानी है। हाँ, हमारे लिए सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जान बचे तो लाखों पाए। तो यही रणनीति जो है अब उन सभी इलाकों में आम लोग अपना रहे हैं। वो तालिबान का वेलकम भी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि तालिबान से दुश्मनी लेनी कोई आसान नहीं है उनके लिए, वो मारे जाएंगे। इसलिए वो सीधे से जो चुपचाप करके उनके डिक्टाट को या उनकी सरकार को, उनके प्रशासन को मंजूर कर रहे हैं। जी, क्या आपकी कुछ तालिबान फोर्सेस से भी बात हो पाई वहां पर? क्योंकि कंधार में तब युद्ध चल रहा था, कंधार के सीमा तक तालिबान फोर्सेस आप पहुंची थी, और जिसका आपने जिक्र किया दानिश सिद्दीकी, उसकी मौत भी कंधार में जब वो वॉर कवर कर रहा था उसी वक्त मौत हो गई। बड़ी अचरज की बात है, इससे पहले कभी तालिबानियों ने किसी जर्नलिस्ट को मारा है ये कभी हमने सुना नहीं था। इस बार क्या हो गया कि क्यों दानिश को इस तरीके से तालिबानियों ने मारा? क्या आपकी कुछ बातचीत हुई? उसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? मैंने बात की है तालिबान के लोगों से, वहां तालिबान के कुछ लड़ाकों से भी मिला। वो दरअसल काफी फॉलो करते हैं इस्लाम, इस वजह से वो कैमरे पे आने से इनकार करते हैं। लेकिन जो हमने आज तक और इंडिया टुडे पे इंटरव्यू दिखाया था, तालिबान के जो एक कमांडर भी हैं और स्पोक्समैन भी है, कारी अहमदी, उससे हमने बातचीत की थी, जो हमने दिखाई थी आज तक पे भी और इंडिया टुडे पे भी। उन्होंने तो इनकार कर दिया कि हमारी दानिश सिद्दीकी की हत्या में कोई रोल है। उस तालिबान कमांडर का कहना था कि दरअसल जो दानिश सिद्दीकी है वो अफगान फोर्सेस की कॉन्वॉय के साथ कवर कर रहा था। उसका अंदाजा लगाना किसी भी इनकाउंटर में मुश्किल है, और उस बीच वो मारा गया क्योंकि उनके टारगेट पे अफगान जनरल, जो कंधार का जनरल था आर्मी का, अफगान आर्मी का, वो निशाने पर था। और उसी गाड़ी में बदकिस्मती से दानिश सिद्दीकी भी बैठे थे जो उसमें मारे गए। लेकिन उसके बाद जो है कई सारे रिपोर्ट्स जो सामने आई है, जहां पर ये कहा गया कि
जो हमारे साथ भी बात की एक अफगान के एक आर्मी के एक अफसर ने, उसने कहा कि दरअसल उसकी पहचान जो थी, एक इंडियन था दानिश सिद्दीकी, उसके चलते उसकी हत्या कर दी गई और न सिर्फ हत्या कर दी गई बल्कि बर्बरता उसकी शव के साथ भी की गई। और ये इस बात में कुछ दम इसलिए है क्योंकि इंडियन और इंडियन इंटरेस्ट निशाने पर हैं अफगानिस्तान में। यही वजह है कि जो आपने शुरू में कहा कि एडवाइजरी जारी की गई है भारत सरकार की तरफ से, जो भारतीय नागरिक वहां पर है, जो भारत के बाकी सारे लोग हैं वहां पर, वो वहां से तुरंत से निकल जाए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन नेशनल्स और इंडियन इंटरेस्ट जितने भी अफगानिस्तान में हैं वो तालिबान के निशाने पर है। और उसकी वजह ये भी है क्योंकि आईएसआई जिस अंदाज से मदद कर रहा है तालिबान की, खासतौर से अमेरिका के फौज के निकलने के बाद, ये साफ बात है कि जो इंडियन इंटरेस्ट है या इंडियन लोग जो हैं वो तालिबान के निशाने पर वहां पर हैं। आपने कुछ एम्बेसी के लोगों से भी बात की होगी, क्योंकि एक के बाद एक इंडियन एम्बेसी वहां से खाली हो रही है। काबुल की एम्बेसी में भी कुछ ज्यादा लोग अब बचे नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट्स वहां पर भारतीयों के चल रहे थे, भारत सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, कुछ जैसे मैंने कहा कि बांध की यानी डैम के प्रोजेक्ट्स थे, कुछ सड़क बनाने के प्रोजेक्ट्स थे। उसकी क्या स्थिति है? क्या वहां के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं ये प्रोजेक्ट्स के बारे में? क्या पीपल टू पीपल कांटेक्ट, लोगों से जो आपने बात की उनका और भारत सरकार का या भारत का कुछ है, या फिलहाल उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या क्या महसूस किया आपने? साहिल, दरअसल अगर भारत की बात की जाए, अफगानिस्तान साउथ एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसको अफगानिस्तान के लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ का बॉलीवुड हो, यहाँ के लोग हों, तो काफी इज्जत करते हैं। मैंने पहली बार महसूस किया, मैं पाकिस्तान भी कई बार गया हूँ, पाकिस्तान में उतनी इज्जत भारतीय लोगों की नहीं है या उतने गले नहीं लगाते हैं जितने अफगानिस्तान के आम लोग। बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं भारतीय लोगों के साथ। जो ये है, जो अब अफगानिस्तान की आम जनता है या अफगानिस्तानी सरकार के लोग हैं, दोनों तरफ से। लेकिन जहां तक, क्योंकि उसकी वजह है, क्योंकि जो अफगानिस्तान के साथ नीति, न सिर्फ ताजा नीति जो पिछले 10 साल या 7 साल में, उससे पहले भी इंदिरा गांधी के जमाने से अफगानियों के लिए जो रणनीतियां भारत सरकार ने वहां पर शुरू की या जो मदद की है, वो काफी ठोस भी है और मददगार भी है। हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो अफगानिस्तान की आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं। इन्हीं 3 सेक्टर्स में भारत सरकार ने हमेशा जो है अफगानिस्तान की मदद की। 2 बड़े अस्पताल हैं वहां पर, कंधार में एक है, मज़ार शरीफ में सबसे बड़ा अस्पताल जो है इंदिरा गांधी के नाम से है। काबुल में भी जो अस्पताल है इंदिरा गांधी के नाम से है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल काबुल और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल मज़ार शरीफ। यहाँ पर न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया भारत सरकार ने अफगानियों के लिए, बल्कि साथ ही साथ डॉक्टर भी भेजे वक्तन फवक्तन, जो वहां पर लोगों का इलाज कर रहे थे। तो इस सेवा को जो है अफगान की आम जनता भूलती नहीं है और यही कारण है कि वो भारत से इतना प्रेम करते हैं। और उसके साथ साथ सड़कें, डैम जो हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि अब जो है ये प्रोजेक्ट्स जो हैं भारत के, ये भी निशाने पर हैं तालिबान के। और उसका कारण मैंने आपको बताया कि जिस अंदाज, जब तक तालिबान को पश्तपनाही पाकिस्तान की है, तब तक ये जो है निशाने पर रहेंगे। लेकिन अगर भारत सरकार इस वक्त मुंह लेती है, जिसकी प्रयास हो रहे हैं, कल जो कतर में बैठक हुई उसमें भी भारत ने शिरकत की, भारत के विदेश मंत्री ने, तो अगर तालिबान का ये भी कहना है कि हमें भारत के साथ बातचीत को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, अगर ये हमारी सरकार का साथ दे देंगे, अगर बनती है तालिबान की सरकार, तो जाहिर है कि अब भारत सरकार को यहाँ पर काफी संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा कि अगर तालिबान हुकूमत बनाने की कोशिश में है या हुकूमत बनाने के काबिल है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ संवाद जो है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि भारत के इंटरेस्ट। नहीं, आश्चर्य होगा, मतलब देखना होगा, क्योंकि पिछली जो तालिबान की सरकार थी उसको भारत सरकार ने कभी मंजूरी नहीं दी थी, उसको एक्नॉलेज कभी नहीं किया था। अब वापस एक बार तालिबान लौट आया है, क्या उनको वो एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं करते हैं वो देखना होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आप 20 दिन पहले ही वहां से लौट कर आ गए और अब जो है भारत सरकार, जितने इंडियन जर्नलिस्ट वहां पर है उन सबको कह रहे हैं कि आप वापस आइए, आपकी सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं कर सकते। एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या लगा, तालिबान से कभी आपको खतरा हो सकता है? आप भारत से आए हुए हैं, क्या इस वॉर के बीच में आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि एक जर्नलिस्ट के नाते आप उस जोन में है जहां पर कुछ भी हो सकता है, या फिर आपको एक जर्नलिस्ट के तौर पर देख रहे थे तालिबानी फोर्सेस भी, और आप एक मैसेंजर है उस तरीके से आपको देख रहे थे? किस तरीके से वो आपने क्या महसूस किया?
साहिल खतरा बहुत है वहाँ जर्नलिस्ट के लिए। दरअसल मैं उन कुछ जर्नलिस्ट जो गए थे पिछले कुछ दिनों के बाद, कुछ तो वापस भी लौटे। मैंने उन्होंने मेरे साथ बात की थी। उनको भी मैंने सलाह दी थी कि वो कोई नहीं मानता है तालिबान एक कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है जिसका कोई सिस्टम है, उसमें कई सारे लड़ाकू हैं, अलग-अलग सोच के हैं, कहाँ पर कौन है वो तालिबान का कमांडर है। इस तरह की परिस्थिति में किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। चाहे दानिश सिद्दीकी के साथ भी इस तरह की शायद कोई पता नहीं, मैं ये समझता हूँ शायद उसने भी ये समझा होगा कि एक जर्नलिस्ट को कुछ नहीं किया जा सकता है। बहुत डेंजर है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ कि हम किसी भी जगह पर 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रुके। क्योंकि हम जहाँ-जहाँ भी जा रहे थे, हम मतलब कहीं पर न किसी को बता रहे थे कहाँ जा रहे हैं, किस के साथ जा रहे हैं, कहाँ पर हम हैं। हमने किसी से भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। जो भी ने बंदा साथ रखा था, उसी से हम रास्ता-वास्ता देख रहे थे, वो हमारे कंट्रोल में था। बाकी वहाँ पर तालिबान पर या किसी पर भरोसा करना इस परिस्थिति में काफ़ी मुश्किल है, और जर्नलिस्ट भी आम लोगों की तरह उतने ही वहाँ पर जो है खतरे में हैं, जितने बाकी सारे लोग हैं। आप पहुंचे कैसे वहां पर, क्योंकि ये कोई आम नॉर्मल फ्लाइट्स तो वहां पर मूव नहीं हो रही है आज की तारीख में। आप कंधार एयरपोर्ट से लौट के आ गए, यहाँ से आप गए कैसे वहां पर, और वहां कहाँ रह रहे थे आप, क्योंकि वॉर जोन में कोई होटल या उस तरीके की चीजें तो होती नहीं है। कैसे आपने वहां पर गुजारा किया, किस तरीके से रहा वो पूरा? साहिल, दरअसल कुछ लोगों के दिमाग में बहुत कुछ अलग चीजें होती हैं। अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। दरअसल अफगानिस्तान में पहली बार नहीं गया, तीसरी बार गया मैं अफगानिस्तान, और कश्मीर में रहता ही हूँ। कश्मीर में भी 30 साल से जो है इस तरह के हालात हैं, उतने बुरे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी रोज मुठभेड़ होती है, अटैक्स होते हैं, इनकाउंटर्स होते हैं। तो उस बीच नॉर्मल लाइफ है वो कहीं रुकती नहीं है। चाहे सीरिया की बात करें, आप इराक की बात करें, तो लाइफ जो है वो चलती रहती है, वो नहीं रुकती है। उसका एक अनुभव एक मेरे साथ था। दूसरी चीज ये थी कि जहां तक आपने रुकने की बात की, काफी सारे दोस्त भी हैं जिनको मैं जानता हूँ। कुछ अलग प्रोफेशन वो जर्नलिस्ट नहीं है, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं। तीसरी बात जो मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन को कवर करने के लिए जाए, आपको 90% अपने आप को ये मानना है कि मुझे किसी भी चैलेंज को फेस करना है, कोई भी रिस्क उठानी है। अगर आप में उतना हौसला और उतना दम हो, तो फिर कोई भी चीज कवर करना या पहुंचना किसी भी जर्नलिस्ट के लिए मुश्किल नहीं। बहुत ही बड़ी बात आपने इस बारे में कही, लेकिन आपने आपका पूरा अनुभव जो है वो हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान में शांति रहे। तालिबान इस बार फर्क ये लग रहा है कि तालिबान बातचीत के लिए कम से कम तैयार है। लड़ाई तो वो जीत चुके हैं, लेकिन कम से कम शांति वहां पर लौट आए, यही हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ हमसे बात करने के लिए। लॉग इन करा मुंबईतक.in वर।